संघवाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे से। ये 11th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 2 का चैप्टर है, संघवाद। पहला आप ये मैप देख रहे हो, ये 2017 की बुक है, एडिशन है, तो इसमें मैप थोड़ा पुराना होगा। ठीक है, अब नया जो एडिशन आया है एनसीईआरटी का, उसमें मैप नया होगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे दो स्टेट हो गए, जम्मू कश्मीर ये नहीं है, ये लद्दाख है। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख, और ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है अभी फिलहाल, तो ये राज्य नहीं रहा। अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो संघवाद क्या है? संघवाद से समझने के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हर एनसीईआरटी बुक्स में एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं और बहुत जरूरी है एग्जाम्पल्स पढ़ना। ठीक है, तो ये बोल रहा है संघवाद क्या है, तो इसने एग्जाम्पल क्या दिया है? सोवियत संघ दिया है। वो स्टेट, जब वो क्या कहते हैं 1989 के बाद, पहले क्या था, एक महाशक्ति था, अमेरिका के बराबर लगभग उसकी ताकत थी। लेकिन 1989 के बाद अनेक स्वतंत्र देशों में बट गया। यूएसएसआर जो था, या सोवियत संघ कह सकते हो, अनेक देश, क्यों वो संघीय व्यवस्था चली नहीं उसकी? क्यों नहीं चली? कुछ खामियां थी उसकी। कैसे? इनमें से कुछ ने मिलकर, जो यूएसएसआर के अंदर मान लो 8 अलग अलग देश थे, ठीक है, उसमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना दिया। उसने कहा कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, ठीक है, हम इस संघ से अलग होना चाहते हैं। तो अलग हो गए और धीरे धीरे पूरा संघ टूट गया। ठीक है ना, सोवियत संघ धीरे धीरे टूट गया। 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। ठीक है, तो इस इसके विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, क्यों टूट गया ये संघ? कारण, पहला कारण क्या था? शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। अगर मान लीजिए 8 या 9 देश हैं, उसमें से मान लीजिए 2 देश बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे कि रशिया। अब अगर ये रशिया शक्तिशाली है, तो अपनी जो कायदे कानून होगा ये सब पे थोपने लग गया। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ देशों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपना अलग अलग करना शुरू कर दिया। तो पहला कारण था अत्यधिक केंद्रीकरण और शक्तियों का जमाव। इसके अलावा और क्या कारण था? इसके अलावा जैसे उज्बेकिस्तान था, ये भी इस यूएसएसआर का पार्ट था, एक देश है उज्बेकिस्तान। लेकिन अलग भाषा और अलग संस्कृति के कारण अब ये नहीं चाहता था कि मेरी संस्कृति के ऊपर रशिया अपनी संस्कृति थोपे या अपनी भाषा थोपे। ठीक है, तो इसने अलग होना ठीक समझा, तो ये भी अलग हो गया। ठीक है ना, कुछ अन्य राज्य जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान, इन देशों को भी विभाजन देखना पड़ा। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है, तो इस तरह से अगर पूरा मैप देखा जाए, ऐसे मैप था, ठीक है ना, इस तरह से। तो पाकिस्तान ये बन गया आपका पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, और इधर बना था ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो ये दोनों पहले एक ही देश थे, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान, मतलब पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान एक ही था। ठीक है, लेकिन 1971 में ये दोनों अलग हो गए। अलग तो युद्ध तक पहुंच चुका था, नौबत युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब अलग हुए। लेकिन नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची? नौबत इसलिए पहुंची कि ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, अपने कायदे कानून, अपनी संस्कृति इस पे थोप रहा था। बांग्लादेश, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, जो कि ये नहीं चाहता था, और भारत से मदद मांगी थी और भारत ने हेल्प किया था। तो 1971 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, और पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। कनाडा में अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी, कनाडा में दो 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 मुख्य भाषाएं बोली जाती है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अब ये याद कर लो, कनाडा में दो मुख्य भाषाएं कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके आधार पे विभाजन की संभावनाएं बढ़ गई थी, हुआ नहीं विभाजन, लेकिन संभावनाएं बढ़ गई थी। तो आपको तुरंत उस चीज को खोल सकते हो। नॉर्थ अमेरिका, ये जो अमेरिका कहते हैं, यूएसए, उसके जस्ट ऊपर है, तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन वो फ्रांस के अंडर रहा था, तो वहाँ फ्रेंच भाषा ज्यादा बोली जाती थी। तो अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा के आधार पर उसका विभाजन की संभावनाएं उसकी भी बढ़ गई थी भाषा के आधार पर। लेकिन भारत जो है, भारत 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है, इंडिया, और 1950 में संघ बन गया था। ठीक है, संविधान लागू हुआ था। भारत में ये क्यों नहीं हुआ? भारत में विभाजन क्यों नहीं हुआ आज तक? एक पहला विभाजन हुआ, सिर्फ पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद जब भारत बन गया, तो भारत में अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वह अपना अखंड और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि हमारी संघीय व्यवस्था थोड़ी सी मजबूत है और थोड़ी सी अलग है।
तो इसका काफी श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत, यानी भारतीय संविधान द्वारा लिखा गया संघीय व्यवस्था को जाता है, कि भारत अभी भी अखंड ऐसे ही का ऐसे ही है, ठीक है, उसके टुकड़े नहीं हुए। क्योंकि अब देखिए भारत के बारे में लिखा गया है इसमें, भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ तो 20 ही लिखा हुआ है। आप अगर संविधान की अनुसूची 8 देखेंगे तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें भाषाएं दी गई हैं। अनुसूचित भाषाएं कितनी है भारत में? संविधान के मुताबिक, संविधान में अनुसूची 8 के अकॉर्डिंग कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ये तो वो सिर्फ वो 22 भाषाएं हैं जो संविधान ने अंगीकृत किया है अनुसूची 8 में। इसके अलावा भोजपुरी, मगही, आप क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी और कई भाषाएं हैं जिसकी तरफ से डिमांड हुआ है कि उसे भी इस अनुसूची 8 में डाला जाए। लेकिन ऐसी अभी दर्जनों भाषाएं बाकी हैं जिनको अनुसूची 8 में डालना बाकी है, या उनको डाला जाएगा, ठीक है। तो अभी तो 22 तो ऐसी भाषाएं होंगी। तो ऐसे लगभग सैकड़ों भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं यहाँ पे, अनेक जातियां, अनेक धर्म हैं। करोड़ों आदिवासी लोग रहते हैं जिनका अलग ही, जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, सिख है, ना ईसाई है, जबरदस्ती किसी एक धर्म में उसको मान लिया जाता है, ठीक है। तो फिर भी इन सब विविधताओं, ये सब, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। आपने 6th क्लास का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, ठीक है, विविधता के ऊपर था। तो उसको अगर नहीं पढ़ा तो उसको दोबारा पढ़िए, और उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंसर राइटिंग के लिए। तो विविधताओं के बावजूद हम एक सांझी जमीन पर रहते हैं, और हमारा एक साझा इतिहास है, ठीक है। खासकर उन दिनों का जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया। ये परिभाषित किसने किया था? इसी चैप्टर में लिखा गया है, 6th क्लास एनसीईआरटी में लिखा गया है। ये परिभाषित किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता, अब देखो दोनों में अंतर होता है। विविधता में एकता और विविधताओं के साथ एकता। विविधताएं हैं, उसके साथ एकता भी है। और विविधता में एकता का मतलब है कि विविधता के अंदर ही, इसी विविधता के कारण ही एकता है। इसके बाद क्या है? संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते। संघवाद हर देश का, हर संघ का अलग अलग है। यूएसएसआर का संघवाद अलग है, कनाडा का संघवाद अलग है, हमारा संघवाद अलग है इंडिया का, और कई देश जो संघीय देश हैं उनके संघवाद अलग अलग हैं। जैसी वहां की परिस्थिति होती है, ठीक है, राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति जैसी होती है, उसी अकॉर्डिंग वहां वैसा संघवाद बनाया जाता है। और अगर वैसा नहीं बनाया जाएगा, अगर परिस्थिति के मुताबिक नहीं बनाया जाएगा संघवाद को वहां पे, तो संघ टूट जाता है। जैसे यूएसएसआर में हुआ, सोवियत संघ में क्या हुआ, परिस्थितियां अलग थी। परिस्थितियां क्या थी? भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा तनाव था, ठीक है ना। यूएसएसआर, जो रशिया हो गया, नीचे चेकोस्लोवाकिया, ये वो, इधर कई देशों में भाषा के आधार पर, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन देशों में भाषा के आधार पर काफी ज्यादा तनाव था। उसके बावजूद एक संघ बना, और संघ में भाषा को महत्व नहीं दिया गया इतना, ठीक है। जो देश मजबूत था उन्होंने अपने कायदे कानून थोपने शुरू कर दिए, तो क्या हुआ? टूट गया संघ। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही संघवाद बनना चाहिए, ठीक है ना। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, संघीय राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? संघवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या, जर्मनी और भारतीय संघवाद से अलग है। जर्मनी का संघवाद अलग है, भारत का संघवाद अलग है। लेकिन देखो, अब जैसे मान लो कि संघवाद जो है हर देश का अलग है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो बेसिक होंगी, जो हर जगह होंगी, ठीक है ना। जो मूल होगा, जो मूल अवधारणाएं होंगी, जो फंडामेंटल होगा, समझ रहे हो। संघवाद जो है अमेरिका का, जर्मनी और भारत से अलग है, लेकिन संघवाद की कुछ मूल धारणाएं होंगी, कुछ मूल विचार होंगे जो सबके मिलते होंगे, जिसे कह सकें कि ये देश संघीय देश है या संघवाद है यहाँ पे। तो कौन कौन से ऐसे मूल अवधारणा है जो संघीय व्यवस्था बनाने के लिए इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बिना संघीय व्यवस्था नहीं बन सकती। तो पहला क्या है? निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है, ठीक है, जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय सरकार होती है और दूसरी केंद्रीय। पहला तो ये है आपका, ठीक है, यहाँ तक। पहली जो मूल अवधारणा है संघीय व्यवस्था बनाने के लिए, संघवाद के लिए, ये है क्या? इसमें कोई एक देश होता है, जो भी देश है जो संघीय देश है, उसमें वो एक तो संस्थागत प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा, दो स्तर की सरकार होनी चाहिए, ठीक है।
सरकार दो स्तर की होनी चाहिए। पहला स्तर जो होगा वो केंद्र होगा, ठीक है। और दूसरा प्रांतीय, प्रांतीय मतलब छोटे छोटे इलाकों में, जैसे हमारे यहाँ राज्य बोलते हैं जैसे, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर ये जो ये केंद्र स्तर पर जो सरकार है, ये पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। और जो प्रांत के स्तर पर जो सरकारें हैं अलग अलग प्रांतों में, वो अपने अपने प्रांत के लिए, ये प्रांत अपने लिए बनाएगा, ये प्रांत अपने लिए बनाएगा, ये प्रांत अपने लिए बनाएगा, ठीक है। और ये केंद्रीय स्तर पर जो सरकार है वो पूरे देश के लिए कुछ मुद्दों पे नियम कायदे कानून बनाएगा, ठीक है। तो ये पहला जरूरत है संघीय व्यवस्था बनाने के लिए कि दो स्तर पे होनी चाहिए सरकारें, दो या दो से अधिक स्तर पे, ठीक है ना, तभी संघीय व्यवस्था बने। क्यों? प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। ये अच्छे, ये जो प्रांतीय सरकार है अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट है। जैसे बिहार हो गया, बिहार की सरकार बिहार के लिए कायदे कानून बना सकती है, उसको केंद्र पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। कुछ कायदे कानून को लेके केंद्र पर निर्भर है, लेकिन बाकी जो मैक्सिमम कायदे कानून है उसके लिए वो केंद्र पर निर्भर नहीं है। अब मान लीजिए कि बिहार नेपाल से रिलेशन बनाना चाहता है, उसके लिए कुछ कायदे कानून बनाया, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट नहीं है बिहार सरकार, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। तो इसके लिए केंद्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए कृषि से रिलेटेड कोई कानून बनाना चाहता है बिहार सरकार, तो बिहार सरकार इंडिपेंडेंट है उसके लिए, या पंजाब सरकार इंडिपेंडेंट होता है उसके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लोगों की दोहरी पहचान, ठीक है। लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। आप अगर जैसे एक देश में रहते हो और यहाँ पे अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, आप मान लीजिए इस राज्य में रहते हो बिहार में, तो आप अपने आप को, आपकी दो आइडेंटिटी होती है, ठीक है। पहला आप बिहारी हो, और दूसरा आप भारतीय हो। तो एक संघीय व्यवस्था में जो नागरिक होता है उसकी दोहरी पहचान होती है। पहला उसकी प्रांतीय पहचान है, जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ वो उसका पूर्वज रहे, जहाँ वो कर्म धर्म जो भी चल रहा है। और दूसरा जिस देश में वो रह रहा है, पूरे देश के तौर पे राष्ट्रीय पहचान, ठीक है। तो दोहरी पहचान होती है, उसकी निष्ठाएं दोहरी होती है। अपने बिहार के लिए भी उसकी निष्ठा है और भारत के लिए भी उसकी निष्ठा होती है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि मैं भारतीय हूं तो मैं बिहार के लिए नहीं हूँ, बिहारी नहीं हूँ। जैसे हम में से कोई गुजराती है, कोई झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं, और वहाँ एक अलग सरकार भी होती है, ठीक है। जो अलग अलग प्रांत होंगे उनके कुछ अलग, उनका एक तो अलग सरकार होगा और उनके पास कुछ अलग विशिष्ट शक्तियां होंगी। तो दो पॉइंट देख लिया आपने, दोहरी सरकार होनी, दोहरी स्तर पे सरकार राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, और दोहरी नागरिकता हो गई, ठीक है। तो ये मूल अवधारणा है। तीसरी क्या है? एक लिखित संविधान। तो हमने पहले देख लिया, एक लिखित संविधान होना चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। कौन डिसाइड करेगा कि ये शक्ति किसके पास है? मान लीजिए कि नागरिकता, एक नागरिकता को लेके, ठीक है, नागरिकता को लेके कानून बनाना है, तो कौन बनाएगा कानून? केंद्र या राज्य? कौन बनाएगा कानून भाई? केंद्र बनाएगा या राज्य बनाएगा? मान लीजिए केंद्र मजबूत है तो कहेगा मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए भाई? लिखित संविधान अगर होगा तो संविधान में जाके देखेंगे, हाँ भाई संविधान में क्या लिखा हुआ है, किसको दी गई ये पावर नागरिकता के लिए कानून बनाने के लिए? केंद्र को दे दी गई है, ठीक है। तो केंद्र बनाएगा कानून। कृषि को लेकर किसको दे दी गई पावर? राज्य को दे दी गई, ठीक है, राज्य बनाएगा। पुलिस को लेकर किसके दी गई है? राज्य को दी गई, ठीक है, राज्य बनाएगा कानून। शराब को लेकर किसके लिए, किसको पावर दी गई है? राज्य को दी गई है, ठीक है, राज्य कानून बनाएगा। तो लिखित संविधान होगा तभी तो बताया जाएगा ना कि शक्तियों का स्रोत कौन सा है। ये संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं। और दोनों सरकारों को यहीं से शक्तियां मिलनी चाहिए, संविधान से ही शक्ति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संविधान को जब चाहे केंद्र अपने हिसाब से कुछ लिख दे, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग केंद्र को चलना पड़ेगा या राज्य को चलना पड़ेगा, ठीक है ना। संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होंगे, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जो जो विषय इंपॉर्टेंट है, जैसे देश की रक्षा या फिर फाइनेंस, मुद्रा, ये जो इससे रिलेटेड जो भी कायदे कानून हो वो केंद्र बनाए। और जो स्थानीय महत्व के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, ठीक है, शादी ब्याह, ये सब चीजें हो गई, तो उसके लिए स्थानीय प्रांतीय राज्य बनाए अपना। तो इस कब बनेगा? जब लिखित संविधान होगा, ठीक है। और संविधान में दोनों को अलग अलग पावर दे दी जाएगी, ठीक है। पावर हमारे संविधान में दे दी गई है, ठीक है ना। शेड्यूल अनुसूची 7 जो है, अनुसूची 7 जो है, इसमें शक्तियों को बांट दिया गया है। 3 तरह की शक्तियां दे दी गई है। नंबर 1, जो
इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं देश के लिए, उसको न पहली सूची में डाल दिया गया। और इस पे कौन कानून बनाएगा? इस पे केंद्र बनाएगा कानून। फिर दूसरी सूची है इसी में, इस पे कौन बनाएगा कानून? इस पे राज्य सरकार बनाएगी। फिर तीसरी सूची है, ऐसी सूची जिसमें केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, और अगर केंद्र ने बना दिया तो केंद्र का माना जाएगा। तो तीन चीजें हो गई आपकी, संस्थागत प्रणाली, दो स्तर पे सरकारें होनी चाहिए, दोहरी पहचान होनी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए संविधान बनाने के लिए? तो पहला है दो स्तर पे सरकार, दो या दो से अधिक, वैसे दो ही है लेकिन दो से अधिक भी हो सकता है, दोहरी नागरिकता या दोहरी पहचान। ठीक है, तीसरा लिखित संविधान। चौथा क्या है? न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर मान लीजिए संविधान सबसे सर्वोच्च है, मान लिया संविधान सबसे ऊपर था, इसने केंद्र को शक्ति दी और राज्य को भी शक्ति दी, लेकिन दोनों को कुछ कंफ्यूजन हो गया किसी मुद्दे को लेके कि भाई इस पे कौन कानून बनाएगा, तो टकराव को सुलझाएगा कौन? संविधान से सुलझ नहीं रहा है। ठीक है, संविधान तो लिखित, संविधान आदमी तो है नहीं ना, उसने तो उसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ को लोग अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, केंद्र अलग तरीके से पढ़ रहा है, राज्य अलग तरीके से पढ़ रहा है, फिर भी टकराव हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कहाँ जाए? तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए? किसी के अंदर दबाव में नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, दोनों उसके पास जाएंगे और पूछेंगे भैया हमारे इस मुद्दे पे दिक्कत हो रही है, आप बताओ कि क्या सही है। तो फिर वो न्यायपालिका बताएगी, और वो जो बताएगी वो दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाली कानूनी विवादों का हल करने का अधिकार होता है स्वतंत्र न्यायपालिका के पास। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये चार चीजें होंगी। तो आपका संघवाद की मूल धारणा है, ये चार चीजें तो होनी ही चाहिए। और तो फिर संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण कौन करेगा? वहाँ की राजनीति कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, विचारधारा कैसी है, वहाँ का उस देश का इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें देखने के बाद आपसी सम्मान, कोऑपरेशन और विश्वास के साथ संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। मान लीजिए एक देश है, यहाँ पे दो राज्य हैं, इजी करने के लिए दो राज्य लेता हूँ, एक और दो, इसकी और इसकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। ठीक है, और दोनों में बहुत टकराव होता है। अगर मैंने इन दोनों को एक देश बना दिया और संघीय संघीय व्यवस्था दे दी, ठीक है, एक संघीय व्यवस्था बना दी और एक केंद्र बना दिया और एक राज्य बना दिया, ये दो राज्य हो गए और दो एक केंद्र भी है इसके ऊपर, तो इनमें टकराव तो होता रहेगा। तो ये संघीय व्यवस्था बचेगी कि चलेगी, किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ का जो संघीय व्यवस्था है किस तरह से बनी है, इस मुद्दे को कैसे सुलझा रही है, ये टकराव के मुद्दे को कैसे सुलझा के रखी हुई है। जैसे भारत है, भारत में अगर देखा जाए तो आप अगर भारत का मैप देखोगे, ऐसे अगर भारत है तो इसमें दो मुख्य भाषा है, एक आर्यन, ठीक है, जो हिंदी बोलते हैं, एक द्रविडियन। लिपि क्या है? देवनागरी है हिंदी की, द्रविडियन की देवनागरी नहीं है लिपि। ठीक है, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनका लिखना, उनका सब कुछ हमसे बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी टकराव है, टकराव तो है ही दोनों में। आए दिन टकराव होता रहता है, आए दिन पॉलिटिकल नेता कुछ भाषण देते हैं उधर से कुछ इधर से कि हिंदी भाषा देश की भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद देश तो अलग नहीं हुआ ना, क्योंकि जो संघीय व्यवस्था हमने बनाई और ये टकराव का मुद्दा था, इसको हमने अच्छे से संविधान में इस चीज को अच्छे से सुलझाया ताकि इस ये चीजें ज्यादा ना बढ़े। तो क्या होगा? पहला तो होगा कि कामकाज का निर्धारण कौन करेगा, वहाँ की राजनीति कैसी है, संस्कृति कैसी है, विचारधारा क्या है, इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, मान लीजिए चीन है, चाइना है और इंडिया है, दोनों देश ऐतिहासिक रूप से बहुत अलग अलग हैं, दोनों का इतिहास अलग अलग रहा है, क्या दोनों को मिला के एक संघीय देश बनाया जा सकता है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 0.01% ही पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है इन दोनों को मिला के एक देश बनाना, क्योंकि दोनों का इतिहास, दोनों की संस्कृति बहुत अलग रही है शुरू से। ठीक है, तो इन दोनों को नहीं मिला सकते। हाँ, इंडिया में जो जो राज्य आपस मिले हुए हैं, उनका इतिहास एक रहा है, संस्कृति लगभग मिलती जुलती रही है। साउथ इंडिया की बात करें और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इतिहास में दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये एक मुद्दा होता है जो दोनों को जोड़े हुए होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो टकराव पैदा करती हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो जोड़े रखती हैं। तो कौन सी मजबूत होगी उस पर डिपेंड करता है संघवाद चलेगा कि नहीं चलेगा। तीसरा क्या है? राजनीतिक दलों का व्यवहार। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो राजनीतिक दल है अगर वो अड़ जाए कि नहीं हमको अलग ही राज्य बनाना है, हम इसके साथ रह ही नहीं सकते, ठीक है, या एक राजनीतिक दल जो पार्टी पावर में है वो अपना दबदबा बनाने लगे, ठीक है, तो विरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर वो दबदबा बनाने लगे
तो क्या होगा, नाराज इकाइयां होंगी, उसमें अलग होने की मांग उठ सकती है। जैसे कि अभी नागालैंड में चल रहा है, नागालैंड में बोला जाता है कि इसको अलग देश बनाया जाए। या कश्मीर की देख लो ना, नागालैंड तक क्यों जा रहा है, कश्मीर देखो, कश्मीर को चाहता है कि आजाद करो। ठीक है ना, तो किस लिए है कि कुछ राजनीतिक दल उधर के और इधर के मिलके इस मुद्दे को भड़काए हुए हैं, आग लगा के रखे हुए हैं। तो संघवाद में कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन आपकी आपने किस उन परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल किया है, पहले ही से उनको उनके बारे में जानते हो तो हैंडल किया होगा आपने, संविधान में उस तरह से चीजें लिखी होंगी ताकि इशू ना बने। अब देखो, इसने एक एग्जाम्पल दिया है नाइजीरिया के संघवाद का। नाइजीरिया कहाँ है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें ये नाइजीरिया है। ठीक है, हाँ ग्रीन वाला ये नाइजीरिया है। तो अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया है। अगर पूछा जाए कि चार, मान लीजिए चार अफ्रीका के चार देशों के नाम आ जाए, बोल दिया जाए कि कौन सा देश समुद्र से टच करता है या महासागर से टच करता है, तो नाइजीरिया समुद्र से टच करता है। मान लीजिए एक ये दे दे एग्जाम्पल में, कॉन्गो दे दो, एक क्या है, एक इधर से कोई देश दे दिया, जिम्बाब्वे दे दिया कोई देश, आंसर क्या होगा, नाइजीरिया हो गया आंसर। और किस महाद्वीप से, किस महासागर से टच करता है, तो ये महासागर कौन सा है, ये अटलांटिक है। नाइजीरिया में संघवाद, इसमें क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट कुछ ज़्यादा नहीं है। 1914 तक, 1914 तक दो नाइजीरिया थे, ठीक है, उत्तरी नाइजीरिया अलग था और दक्षिणी नाइजीरिया अलग था, और दोनों ब्रिटेन के अंदर थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन के थ्रू किस देश का संघ बना था, तो नाइजीरिया का संघ बना था। और नाइजीरिया की तीन बड़ी जातियां, अब ये याद करना आपको, ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ ले कि ये हाउसा जाति किस देश की है, या इबो जाति किस देश की है, अरूबा जाति किस देश की है। तो ये नाइजीरिया की तीन बड़ी जातियां हैं, अरूबा, इबो और हाउसा फुलानी। 1999 नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद विभेद बने रहे। मतलब दोबारा नाइजीरिया में लोकतंत्र स्थापित कब हुआ था, 1999 में। पहली बार कब हुआ था, 1950 में, लेकिन वो सफल नहीं रहा। ठीक है, फिर दोबारा कब हुआ, 1999 में, और आज भी सफल नहीं है। ठीक है, अलगाववाद बहुत ज्यादा है नाइजीरिया में भी। ठीक है, नाइजीरिया संघ के सामने समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका अधिकार हो। ठीक है, मेन दिक्कत क्या थी, पहला था वहां पे जाति। ठीक है, तीन जातियां हैं, तीनों में आपस में टकराव होता रहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इशू क्या है, तेल। जहाँ कमाने के संसाधन कम होते हैं ना, तो वहाँ टकराव हो जाता है। तो नाइजीरिया में तो धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद अभी भी बरकरार है। अब है भारतीय संविधान में संघवाद। तो भारतीय संविधान में संघवाद, आजादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, भारत जैसा विशाल देश, तो उनके मन में एक चीज थी कि भारत इतना विशाल देश है, तो क्या आपस में ऐसा माहौल नहीं बनेगा टकराव का, अलगाववाद का। अलगाववाद मतलब कि अलग अलग होने का, कि एक राज्य बोले हमें अलग देश चाहिए, दूसरा राज्य बोले हमें अलग देश चाहिए, हमारी भाषा अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारे यहाँ जाति अलग है, तो हमें अलग देश चाहिए। तो उन जो पहले राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उन्हें भी इस चीज पे पता था, इन चीजों का। तो इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच में बांटना जरूरी है। मतलब उनको मतलब ये भी पता था, भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधता है, इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता है। अगर आप मान्यता नहीं दोगे, जैसे आप मान लीजिए कि इतने घर हैं, एक दो तीन छह घर हैं, ठीक है ना, नौ घर हैं, इसमें से ये दो घर जो है ये अलग भाषा बोलते हैं और ये अलग भाषा बोलते हैं। अगर ये लोग, ये पूरा समाज इन दो भाषाओं को भी मान्यता नहीं देगा, तो इनके अंदर अलगाववाद, टकराव पैदा होगा। ठीक है, ये अपने आप को अलग मानने लगेंगे। तो मान्यता देनी जरूरी थी। ठीक है, उस अपनी भाषा को मानने के साथ साथ दूसरी भाषाओं को मानना था, तो इन विविधताओं को मान्यता देनी थी कि ये रहेंगी रहेंगी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी। ठीक है, हर क्षेत्र के लोग को सत्ता में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए भारत में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनको बोल दो कि भाई हम जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत मिलकर रूल करेगा, ठीक है, आपके लिए हम कर लेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना, इनकी तरफ से कोई तो बोलेगा। तो इनको भी जरूरत था, इनकी भी सहभागिता हो, तभी तो इनको अपनापन लगेगा ना।
और इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को मालूम करना अपरिहार्य था। ठीक है। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए आप पूरा एक भारत देश है, इसमें केंद्र स्तर पर सरकार है और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हैं। ठीक है। अब क्षेत्रीय स्तर पर हम कितनी पावर दें, क्या क्या करने की पावर, जैसे बिहार अगर राज्य है तो बिहार राज्य को कितनी पावर दें, कितनी शक्तियां दें, और केंद्र को कौन सी शक्तियां दें। ठीक है, तो ये करना जरूरी था। तो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, उसने कहा, मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए आंदोलन चल गया, और इसका नतीजा क्या निकला, विभाजन हुआ। ठीक है। आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन से पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकार को काफी ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। मतलब विभाजन से पहले 1947 से पहले ये प्रस्ताव आया कि क्षेत्रीय सरकारों को, यानी जो राज्य बनेंगे, जो प्रांत होगा या राज्य होगा, उसको ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, 1947 में विभाजन हो गया। ठीक है, अब मुस्लिम लीग चला गया, तो जो इन चीजों के लिए ज्यादा अधिकार मांग रहा था क्षेत्रीय, वो तो एक एक पार्टी तो निकल ही चुकी थी। ठीक है। तो भारत के विभाजन के निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय किया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। ठीक है। बंटवारा किया गया शक्तियों का राज्य और केंद्र के बीच में। ठीक है, लेकिन सहयोग और एकता दोनों होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि दोनों में टकराव होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। और उसके बाद राज्यों के लिए अलग अधिकार होने चाहिए, ताकि टकराव कम से कम हो। मान लीजिए कि बच्चा गोद लेने का जो कानून होता है, उस पे कौन नियम बनाए, और कोई और एग्जांपल, या कृषि पर कौन कानून बनाए। ठीक है, गोद लेना और कृषि, ठीक है, इन पे कौन कानून बनाए। तो बिल्कुल, अगर दोनों को, कृषि को अगर दोनों में सूची में डाल देते, पहली सूची में दूसरी सूची में, मतलब केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी, तो टकराव ज्यादा होता। तो क्या किया गया, कृषि को हटा के सीधा राज्य में डाला गया। ठीक है, टकराव खत्म ही कर दिया गया। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का संविधान महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि, क्या इंपॉर्टेंट सिद्धांत है संघीय व्यवस्था का, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ एकता पर भी बल देता है। संविधान जो है ये भी करता है। तो अगर मान लो आपको ऐसे में, हिंदी में ऐसे आता है या इंग्लिश में ही ऐसे आता है, और क्वेश्चन आता है कि संविधान, भारत का संविधान जो है वो एकता पर बल देता है, इसके बारे में 250 वर्ड लिखो, 250 वर्ड लिखो। तो आपको पता होना चाहिए किस चीज की बात कर रहा है। उसके बाद क्या है, मिसाल के तौर पर, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान में अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया है। हमने एकता पर बल दिया है, इसी कारण हमने फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया। फेडरेशन में क्या होता है, अलग अलग राज्य आपस में मिलके एक संघ बनाते हैं। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। देखो, ये दो इंग्लिश वर्ड है, फेडरेशन और यूनियन। हमने क्या लिखा था, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो देखिए क्या लिखा होगा। अनुच्छेद पहला जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन होगा। ठीक है ना, ये यूनियन है, यहाँ पे फेडरेशन शब्द नहीं यूज किया गया है। किसके लिए, एकता बनाए रखने के लिए। ठीक है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे यूनियन शब्द का यूज किया गया है, फेडरेशन का नहीं। कि इंडियन संविधान के कौन से अनुच्छेद में फेडरेशन शब्द का यूज किया गया, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, या कोई नहीं, मतलब होता है संघ। हिंदी में मतलब संघ ही है, लेकिन जानबूझ के फेडरेशन शब्द नहीं डाला गया है। ठीक है, हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों का शब्द संघ ही कहलाता है, लेकिन इसको नहीं डाला गया, फेडरेशन वर्ड को नहीं डाल के यूनियन वर्ड डाला गया है। इसके बाद है आपका शक्ति विभाजन। मान लीजिए संघ बनाना है, तो संघ बनाना है तो दो स्तर पर सरकारें बनेंगी, केंद्र और राज्य। ठीक है, केंद्र और राज्य। अब इनको शक्तियां देनी है अलग अलग, तो इसको कैसे शक्ति दे और इसको कैसे शक्ति दे। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम करेगा, जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार बोलते हैं हम।
दूसरी ओर प्रांतीय इकाई होती है, राज्य होते हैं, जैसे बिहार राज्य, महाराष्ट्र राज्य, जिनमें राज्य सरकार कहते हैं, जहाँ जो सरकार बनती है उसे राज्य सरकार बोलते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं, क्योंकि दोनों संविधान के थ्रू बनी है, तो दोनों संवैधानिक सरकारें हैं। और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। इन दोनों को कार्य क्षेत्र स्पष्ट कर दिया कैसे? अनुसूची 7 के अंदर हमने 3 लिस्ट बना दिए, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। यदि उसके बाद भी विवाद हो जाए तो कौन सी शक्तियां केंद्र के पास हैं और कौन सी राज्य के पास, तो इसका निर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। नहीं होगी तो संघवाद चलेगा नहीं, टूट जाएगा, क्योंकि कोई एक, या तो केंद्र सरकार या कई राज्य मिलके केंद्र पे दबाव डालेंगी, या केंद्र राज्य। इस संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास रहेंगी और कौन कौन सी केवल राज्यों को। ठीक है, तो अगले पृष्ठ में चार्ट बना के दिया गया है, और इसमें दिखाया गया है, जो आगे आगे नेक्स्ट पेज पे जो चार्ट है उसमें दिखाया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को कैसे बांटा गया है। इसमें ये भी लिखा गया है, शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने क्या किया है, आर्थिक और वित्तीय शक्तियां जो है केंद्रीय सरकार के पास ही रखी है ज्यादा से ज्यादा, और राज्यों को क्या दिया है, उत्तरदायित्व तो ज्यादा दे दिया, मतलब उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा दे दी, पर आय के साधन जो है, ये कमाने के साधन कम कर दिए हैं। ये देखते हैं हम। देखो ये चार्ट बना दिया है, यही सूची नहीं है, सूची में लगभग 90, 100, 60 ऐसे करके लिस्ट है पूरा, ये कुछ लिस्ट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि भारत के संविधान अनुसूची 7 में पहला है संघ सूची, लिस्ट 1 में है संघ सूची। ठीक है, लिस्ट 2 में है राज्य सूची, जिसपे राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती समवर्ती सूची लिस्ट 3 में है। ठीक है, ये तीनों याद होना चाहिए। कौन सी अनुसूची में? 7वें में। कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3। पहली सूची वाले जो उस दिए गए हैं उस पे कौन कानून बनाएगा? उस पे केंद्र संघ कानून बनाएगा। कौन कौन सी चीजें? प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक, ये पूछा जाता है कभी कभी बैंकिंग किसके अंदर है, डाक और तार, ठीक है ना, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा, यही पूछा जाता है मुद्रा किसके अंदर है। ठीक है, तो कुछ चीजें तो पता लग रही है कि डिफेंस किसके अंदर होगा, राज्य के अंदर तो नहीं होगा, वो तो देश केंद्र के पास ही हो सकती जाएगी बनाने के लिए। उसके बाद परमाणु ऊर्जा भी राज्य को तो नहीं देंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जो यहाँ दिए हो तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। फिर राज्य सूची में से कृषि, राष्ट्र स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये भी पूछा जा सकता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य किसके पास है, तो राज्य सूची में है। ठीक है, भूमि, शराब, ये पूछा जा सकता है, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। ठीक है, तो ये राज्य सूची में है। फिर समवर्ती में कौन सी है, जिसमें जिस पे दोनों कानून बना सके, केंद्र और राज्य दोनों? शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी और अन्य संपदा का हस्तांतरण, जंगल। ठीक है, तो इसमें वन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये समवर्ती समवर्ती सूची में तो लगभग सारे याद कर लो जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, सामान में मिलावट, गोद लेना या उत्तराधिकार, ये सब क्या है, समवर्ती सूची में है। राज्य के पास क्या दिए गए, आय के साधन तो कम दिए गए, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा दे दी गई। ठीक है, अब जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसके ऊपर काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कम है राज्यों के पास, और वो राज्य जो गरीब हैं जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब गरीब राज्य हैं, तो इनमें और भी पैसा की दिक्कत होती है, इसीलिए स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेकार है। उसके बाद क्या है, सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे कि अब केंद्र को और राज्य को शक्तियां तो बांट दी गई, केंद्र और राज्य को, लेकिन केंद्र को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है। मतलब अगर मान लीजिए कि भारत इतना बड़ा देश है, अलग इतने राज्य हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधताएं हैं, टकराव हुआ तो क्या केंद्र संभाल पाएगा सब कुछ? क्या केंद्र के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो संभाल ले, अलग ना होने दे राज्य को? क्या केंद्र के पास इतनी शक्तियां हैं कि राज्य को अलग ना होने दे? तो इसलिए केंद्र को ज्यादा शक्ति दें या नहीं, इस पे बात चल रही है। ठीक है, तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। माना जाता है कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी किसने, भारतीय संविधान ने। भारतीय संविधान ने केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी, क्यों? भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा पड़ा है। ठीक है, कई तरह की सामाजिक समस्याएं हैं। पहला, जातिवाद, धर्म,
भाषा, आर्थिक आधार पे, गरीबी, क्या बेरोजगारी, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद क्या बोलते हैं, शिक्षा। ठीक है। जब भारत आजाद हुआ तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी आज के मुकाबले, उस समय 1947 में आज के मुकाबले ये समस्याएं बहुत ज्यादा थी। शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, देश पिछड़ा हुआ बहुत ज्यादा था, भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ थी, धर्म और जाति के आधार पर दंगे होते थे। ठीक है। तो उस समय भारत इन चीजों में बहुत ज्यादा कमजोर था। ठीक है ना, ये समस्याएं बहुत बड़ी थी और इन समस्याओं के साथ भारत को एक बनाना था। तो संविधान निर्माताओं की मान्यता क्या थी, उनका मानना था कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, भाषा धर्म जाति के आधार पर जो विविधताएं हैं, उनको समेट सके। पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे। क्यों? ऐसी शक्तिशाली सरकार जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा सके। विघटनकारी प्रवृत्तियां मतलब ऐसे प्रवृत्तियां या ऐसे इरादे जो कि अलगाववाद को पैदा करते हो। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पे अगर कुछ दल, राजनीतिक दल या उग्रवाद दल बहुत ज्यादा दिक्कत करता है कि हमें अलग ही राज्य चाहिए, हम अलग नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की प्रवृत्तियों पे अंकुश कैसे लगाया जाए? तभी लगेगा जब केंद्र में शक्तिशाली सरकार बनेगी। तो इन तरह के विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाए और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। समझ रहे हो? सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि मैरिज है, शादी। ठीक है। शादी को लेकर कानून बनाना है, पूरे देश में एक कानून। तो अगर ये काम राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाता तो सोचो कैसा का फिर क्या होता। क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग आदिवासी समाज में या हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में, इन समाज, हर समाज में शादी को लेकर अलग अलग नियम कानून है। तो अगर ये चीजें राज्यों के ऊपर छोड़ दी जाती, सिर्फ राज्यों के ऊपर, हाँ, लेकिन ये फिर अलग, फिर टकराव भी होता बहुत ज्यादा। समाज में पिछड़ेपन को हटाने के लिए केंद्र में मजबूती चाहिए थी, मजबूत केंद्र सरकार चाहिए था, इसलिए ताकि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित था, बल्कि दो चीजें थी। एक तो उस समय देश को किसने बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने, एक साथ। और दूसरी क्या थी? 500 से ज्यादा रियासतें थी। समझ रहे हो? तो उन सबको इकट्ठा करना है, फिर इस तरह की क्या कहते हैं विविधता को समेटना है, फिर अलगाववाद को खत्म करके रखना है, अलगाववाद को कम करना है या खत्म करना है। इन सब चीजों को देखते हुए संविधान ने क्या किया कि शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की। अब शक्तिशाली केंद्र है तो इस कैसे कह सकते हो कि हमारा संघवाद में, संघीय व्यवस्था में केंद्र जो है वो शक्तिशाली है? तो पहला क्या है, किसी राज्य पहले पढ़ते हैं, आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं, मतलब केंद्र को मजबूत बनाते हैं या केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। तो पहला है, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। तो आर्टिकल 3, आपने आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 पढ़ा था पहले, कि राज्यों को बनाना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य दूसरे बाहर से किसी राज्य को भारत में लाना या फिर उसको हटाना, ये सब किसके पास है? केंद्र के पास है। तो ये अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 इस चीज के लिए बताते हैं कि केंद्र शक्तिशाली है राज्यों से। एक राज्य मान लीजिए बिहार है और नीचे झारखंड है। अब बिहार और झारखंड मिलके आपस में ये तय नहीं कर सकते कि ठीक है अगले कल से बिहार इतना होगा और झारखंड इतना होगा। ये तय नहीं कर सकते। ये कौन तय कर सकता है? केंद्र तय कर सकता है। इनका जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा, ये कौन तय करेगा? केंद्र तय करेगा। ठीक है। ये कहाँ लिखा गया? आर्टिकल 3 में। तो ये याद रखने आपको। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद यानी केंद्र सरकार जो है, किसी राज्य में किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या फिर उनको अलग भी कर सकती है। जैसे बिहार पहले एक राज्य था, तो केंद्र ने क्या किया? दो राज्य कर दिए, ये बिहार कर दिया और ये झारखंड कर दिया। यूपी पहले एक राज्य था, तब क्या किया? उत्तराखंड अलग कर दिया, यूपी अलग कर दिया। तो इस तरह से ये शक्तियां किसके अंदर है? या आर्टिकल 3 के अंदर है। सारी शक्तियां किसको दी गई है? केंद्र को दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र को दिया गया है। वह किसी राज्य की सीमाओं
या नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था तो उत्तराखंड कर दिया गया, मैसूर को कर्नाटक कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से नाम में भी परिवर्तन कर सकता है केंद्र सरकार। आर्टिकल 3 के अंदर ये शक्तियां उसको दी गई हैं। पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है, ताकि ऐसे नहीं मनमानी से चलो कल केंद्र सरकार कहेगी नहीं चलो कल से बिहार का नाम तमिलनाडु रहेगा, ऐसा ना हो। को केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए एक प्रावधान ये भी है उसी अनुच्छेद के अंदर कि जो भी ऐसा डिसीजन होगा राज्यों को की सीमाओं में बदलाव करने का, कोई भी डिसीजन होगा, वो डिसीजन पहले केंद्र सरकार उस राज्य को भेजेगी, लेकिन सिर्फ विचार व्यक्त करने के लिए, वो राज्य के पास पावर नहीं उसको रोकने के लिए। दूसरा कौन सा अनुच्छेद है? दूसरा क्या है? संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रभाव प्रावधान है। आपातकालीन यानी इमरजेंसी लगाने के भी प्रावधान है, जो लागू होने पर, इमरजेंसी लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देता है। आपातकाल के दौरान, आपातकाल यानी जब इमरजेंसी लगता है उसके दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है, मतलब बहुत सारी शक्तियां राज्यों से हट के केंद्र के पास चली जाती हैं अपने आप, ठीक है। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर भी कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समझ रहे हो? मान लीजिए कि भारत ने अभी आपातकाल लगाया, 1970 का आपातकाल आपको याद है? 1975 में जो आपातकाल लगा था, वो उस आपातकाल के, कोई भी आपातकाल जब लगता है कहीं पे, इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, इस तरह की इमरजेंसी लगती है, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारी शक्तियां, पुलिस, ठीक है, ये जैसे पुलिस जो है वो राज्य के अंदर आता है, पुलिस के ऊपर राज्य का अधिकार होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान ये केंद्र के अंदर आ जाता है, मतलब इस पे ज्यादा से ज्यादा अधिकार जो होता है केंद्र का हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से और भी कई अधिकार होते हैं जो जो विषय सूची 2 में थे, यानी राज्यों के पास थे, उस पर भी केंद्र कानून बना सकता है। समझ रहे हो? वो भी केंद्र के पास चल जाते हैं। तो ये जो आपातकाल वाला प्रावधान है भारत के संविधान में, ये भी केंद्र को शक्तिशाली या सशक्त केंद्र बनाता है। समझ रहे हो क्यों है ये आपातकाल का प्रावधान? मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के एकदम चाइना से टच करता है ऊपर। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का हमला होता है, अब जो राज्य सरकार है वो अब उसको संभाल नहीं पाएगी, संभाल ही नहीं सकती, तो क्या होगा उस पे? केंद्र क्या होगा? आपातकाल लगा सकता है। या जो राज्य सरकार है उसके अंदर बहुत ज्यादा इशू हो गया है, राज्य सरकार फैसले नहीं कर पा रही है या राज्य को संवैधानिक रूप से नहीं चला रही है, जैसे कई राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगता रहता है, कब लगता है? जब राज्य सरकार वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संवैधानिक तरीके से नहीं चला पा रही है, तो केंद्र क्या करता है? उस राज्य सरकार को हटा के वहां पे आपातकाल लगा देता है और फिर खुद वो पावर ले लेता है। इससे पता लगता है कि हमारा केंद्र जो है सशक्त केंद्र है। उसके बाद तीसरा प्रावधान कौन सा है? तो पहला क्या था? आर्टिकल 3। दूसरा क्या है? आपातकाल। तीसरा क्या है? सामान्य स्थितियों में केंद्र सरकार अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व है। सामान्य स्थिति में, आपातकाल में भी नहीं, नॉर्मल कंडीशन भी में भी केंद्र सरकार के पास फाइनेंस की या वित्तीय फाइनेंस को लेके बहुत सारी पावर है या उत्तरदायित्व है। अब देखो घर के अंदर जो होता है, एक घर में जिसके पास फाइनेंस पावर होता है, जैसे मेल है और फीमेल है, तो मेल ज्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है भारतीय समाज में? क्योंकि उसके पास फाइनेंस पावर है। पैसा कमा कौन रहा है? पैसा। पैसा कौन कमा रहा है? मेल। तो इसीलिए ज्यादा किसकी चलेगी? मेल की। ये समाज में भी किसको ज्यादा माना जाता है? मेल को। फीमेल को नहीं माना जाएगा उतना। माना जाना चाहिए लेकिन क्यों नहीं जाता? क्योंकि फाइनेंस जिसके पास होता है, पावर उसी के पास रहती है। इसीलिए कहा जाता है जब तक फीमेल जो है आगे आके अपना फाइनेंस में या फिर जॉब्स में ज्यादा से ज्यादा नहीं जाएंगे, तब तक उनके उनका कोई सोल्यूशन, उनके जो जो पिछड़ापन जो है महिलाओं का, उसको उसमें सुधार नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधन जो है वो केंद्र सरकार के पास है। आय के प्रमुख संसाधन जो है वो केंद्र सरकार के पास है। जैसे अगर मान लीजिए बीसीसीएल है, ये जो कमाती है किसके पास जाता है? केंद्र के पास जाता है। क्या झारखंड के पास जाता है? नहीं, केंद्र के पास जाता है, क्योंकि ये ये क्या कहते हैं, सरकार, ये केंद्र सरकार के पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। तो इसका जो इंडियन ऑयल हो गया, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, या भारत पेट्रोलियम, ये जो भी सरकारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उसका जो कमाएगी वो किसके पास जाएगा? उसको किसका अधिकार होगा? उसको उसको खर्चा करने का केंद्र सरकार का अधिकार होगा।
तो आय के जो प्रमुख साधन थे वो तो केंद्र सरकार के पास रह गए। राज्य के पास क्या रह गए? टैक्स रह गया, टैक्स ले सकता है, ठीक है ना, और थोड़े मोटे संसाधन है, लेकिन वो बहुत कम संसाधन है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन है और राज्य जो है अनुदानों और वित्तीय सहायताओं पर निर्भर करता है। किस पर? आश्रित रहता है केंद्र पर कि भाई साहब दे दो हमें, थोड़ा सा हमारी कमी हो रही है इस बार। तो केंद्र उसको अनुदान या वित्तीय सहायता करता है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो पावर कैसे रहेगी राज्य के पास? पावर तो केंद्र के पास आ गई। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए, होता क्या है आज की डेट में, जैसे मान लीजिए कोई बिहार राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य गरीब राज्य है। तो यहाँ की अगर राज्य सरकार में पॉलिटिकल पार्टी ए है, मान लीजिए राज्य सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी ए चला रहा है और केंद्र में बी पार्टी है, और इन दोनों पार्टियों में टकराव है, तो केंद्र इसको पैसा कम देगी। मान लो दोनों में बी हो जाते हैं, यहाँ भी बीजेपी टाइप का सरकार है, यहाँ भी बीजेपी है, तो क्या होगा? पैसा ज्यादा आएगा। समझ रहे हो? तो आश्रित हो जाती है केंद्र राज्य सरकार। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, प्लानिंग को। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ में सिमट गई। हुआ क्या कि भाई प्लान बनेगा, 5 साल का प्लान बनेगा और ये पैसा यहाँ यहाँ खर्चा होगा, लेकिन ये सब पूरा प्लानिंग कौन बना रहा है? केंद्र बना रहा है। जब प्लानिंग केंद्र बना रहा है, नियोजन केंद्र कर रहा है, तो पैसा भी खर्चा केंद्र करेगा, तो कमाने के संसाधन भी केंद्र। वो ताकत पूरा किसके पास हो गया? आर्थिक फैसले लेने का केंद्र के पास हो गया। समझ रहे हो? आर्थिक फैसले लेने ताकत, जो ताकत है वो केंद्र के पास रह गई। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग जो होगा, ये पहले की बात है, योजना आयोग खत्म हो चुका है। ठीक है, अब योजना आयोग नहीं है, 2021 में योजना आयोग नहीं है, 2017 की बुक है ये, 2017 का एडिशन है शायद ये। योजना आयोग की बात कर रहा, अब योजना आयोग नहीं है, अब नीति आयोग है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है, अब नीति आयोग है। तो इसको वैसे तो ठीक कर लो, पहले योजना आयोग था वो फैसले लेता, अब नीति आयोग ले फैसले लेता। लेकिन नीति आयोग कौन बनाता है? इसमें होता कौन है? इसका चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसमें ज्यादातर लोग कौन से होते हैं? केंद्र सरकार के होते हैं। ज्यादा ताकत किसको दे रखी है? केंद्र को। और यही सारी प्लानिंग यही करेगा। तो आर्थिक पावर पूरी पूरी इसी के पास हो गई, इसी की निगरानी में होगा, केंद्र की निगरानी में सब हो रहा। तो केंद्र क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। तो आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है। मतलब माना जाता है कि संतुलन नहीं है, केंद्र के पास ज्यादा है और राज्यों के पास कम आर्थिक है। और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ, तो कहा जाता है जैसे बिहार में, जब पहले मान लीजिए बिहार में जब केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, और बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी, ठीक है, तो दोनों में टकराव था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दो, पैसा दो, पैसा दो, ये चलता रहता था, आए दिन न्यूज आती रहती थी। अब न्यूज नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। मतलब क्योंकि आर्थिक संसाधन जो है अगर संतुलित होता, दोनों के पास बराबर होता, तो टकराव होता नहीं इस चीज को लेके। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा क्यों किया गया कि अलग अलग संसाधन ज्यादा केंद्र को क्यों दे दिए गए? क्योंकि भारत जब 1947 में आजाद हुआ था, तो भारत बहुत गरीब देश था, गरीब था। ठीक है, और गरीबी भी ऐसे नहीं थी, गरीबी भी जैसे कि पूरा भारत है, तो ये हिस्सा अमीर, ये हिस्से, ये राज्य अच्छा है, मतलब यहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ये गरीब है, ये थोड़ा सा अच्छा है तो ये थोड़ा गरीब है। ठीक है ना, इस तरह से था। कुछ राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जैसे जो महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, ये सब जो राज्य थे, पंजाब, ये आर्थिक स्थिति अच्छी थी। बिहार, उड़ीसा, इनकी आर्थिक स्थिति बेकार थी। ऊपर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, आर्थिक स्थिति बेकार थी। अगर राज्यों को बराबर बांट दिया जाए तो मतलब उनके साथ नाइंसाफी हो रही जो पहले से गरीब है। तो ये शक्ति केंद्र को दे दी कि भाई तुम डिसाइड करो और बराबर वितरण करना है। ठीक है, जिसको अनुदान चाहिए उसको अनुदान दो, जिसको नहीं चाहिए उसको क्यों दो? तो जहां पैसा खर्चा करना है वहां खर्चा करो, और जहां नहीं खर्चा करना वहां मत करो। ठीक है, महाराष्ट्र में पैसा कम खर्चा करना है और बिहार में ज्यादा खर्चा करना है। तो इसलिए इस शक्ति जो है, आर्थिक जो शक्तियां हैं, जो ज्यादातर किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। तो तीन आपने पॉइंट पढ़ लिए, केंद्र को सशक्त कौन कौन से बनाते हैं। एक तो राज्यों के सीमा में परिवर्तन यानी आर्टिकल 3। दूसरा आपातकाल। ठीक है। तीसरा आर्थिक, ठीक है, वित्तीय शक्तियां या आर्थिक शक्तियां, ये केंद्र के पास है। चौथा पॉइंट क्या है आपका? राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य सरकार को हटाने या विधानसभा को भंग करने, यानी राष्ट्रपति शासन लगाना, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, जैसे आपातकाल था ना, वैसा ही है, सेम टू सेम।
प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो किसके पास पावर दी गई है, यानी राज्य सरकार है। मान लीजिए बिहार में राज्य सरकार है लेकिन उसको हटा देना है, ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, ये पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास है। राज्यपाल सिफारिश करता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी, ये तो ऐसी परिस्थिति जब राज्यपाल को लग रहा है कि नहीं देश में, इस राज्य में, जैसे मान ले बिहार के राज्यपाल को अगर लगता है कि बिहार की सरकार बिहार में संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही है, तो राज्यपाल प्रेसिडेंट को सिफारिश भेज सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इस वजह से, किस वजह से, वो राज्यपाल बताएगा प्रेसिडेंट को। वहां की सरकार, राज्य सरकार भी ये करवा सकती है, लेकिन राज्य सरकार भी राज्यपाल को ही भेजेगी सिफारिश। मान ली राज्य की सरकार जो है बोल ले कि हम रूल ही नहीं करना चाहते, हम हमारी सरकार बनी है लेकिन हम अब नहीं चला सकते, हम जा रहे हैं छुट्टी पे, आप देख लो अपना। तो राज्यपाल को सिफारिश करेगा कि यहाँ हम नहीं कर रहे, आप अपना देखो। तो राज्यपाल देखेगा भाई दूसरी सरकार बना सकता है कोई दूसरी पार्टी की, नहीं, और नहीं तो फिर प्रेसिडेंट को बोलेगा भाई प्रेसिडेंट रूल लगा और दोबारा इलेक्शन कराओ। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो सिफारिश राज्यपाल ही करता है, तो राज्यपाल को ये शक्तियां दे दी गई हैं। ये तो असामान्य कंडीशन है, जब स्थितियां खराब हो रही हैं। सामान्य स्थिति में भी, सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वह विधान मंडल द्वारा पारित, यानी जो वहां की राज्य सरकार का विधानसभा है उसके द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर ले। मान लीजिए राज्य सरकार है, इसने एक कोई कानून बनाया, कानून ए, ठीक है, तो ये कानून कब कानून माना जाएगा, जब राज्यपाल साइन करेगा, तब तक कानून नहीं माना जाएगा। तो मान लीजिए विधानमंडल ने, उस राज्य सरकार ने कानून जो है राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने इस कानून को देखा, बोला नहीं, इसको मैं नहीं करूंगा साइन, इसको प्रेसिडेंट को भेजूंगा मैं। ठीक है, वो साइन कर देता तो कानून बन जाता, या वो वापस भी कर सकता था कि तुम दोबारा देखो ये कानून में कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो एक तीसरा काम भी कर सकता है, वो प्रेसिडेंट को भेजा है कि सर आप देखिए ये कानून में ये लोग कानून बना रहे हैं राज्य, आप देखिए सही है गलत है या ये दिक्कतें हैं। फिर वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, फिर वो भेजेगा इसके पास कि नहीं भैया ये ठीक है या गलत है। यस नो करके कौन भेजेगा, प्रेसिडेंट भेजेगा। ठीक है ना, तो ये राज्यपाल के पास पावर है कि ये इसको दे सकता है, ये पावर, इस पावर की बात कर रहा हूं मैं। राज्यपाल प्रेसिडेंट को भेज सकता है वो विधेयक। इससे क्या होगा, अब प्रेसिडेंट के पास गया मतलब वहां की केंद्र सरकार के पास गया। प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करता है, केंद्र सरकार के कहने पे काम करता है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट खुद तो सारे काम, कोई काम नहीं करता, वो तो केंद्र सरकार के कहने पे करेगा। तो प्रेसिडेंट केंद्र सरकार के पास पूछेगा कि भाई ये आया है, आप देखो, फिर केंद्र सरकार बोलेगी नो, तो प्रेसिडेंट नो करके आगे भेज देगा। तो एक्चुअली किसने किया था ये काम खराब खराब, इसने किया था। और इसको पावर कहाँ से मिली, संविधान से। और ये पूरा सिस्टम क्या बता रहा है कि केंद्र सरकार के पास पावर है, मतलब ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास है। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके। तो इसने अगर नो कर दिया तो इसकी कानून नहीं बन पाएगा, ये तो राज्य का। तो शक्तियों का बंटवारा बराबर कैसे हुआ, किसी किसी फैसले में जब केंद्र सरकार आगे आ जा रही है और कानून निर्माण में रोक दे रही है, देरी कर दे रही है, ठीक है, तो असली पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। शक्तिशाली कौन है, केंद्र सरकार है। अगर ऐसा होता कि राज्य ने कानून पास किया और राज्यपाल को वापस उसको यस करके ही भेजना है, तब तो माना जाएगा नहीं भाई राज्य मजबूत है। लेकिन राज्य के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ठीक है, वो राज्यपाल के ऊपर डिपेंडेंट है कि राज्यपाल यस करेगा कि नो करेगा। और राज्यपाल के पास पावर दे दी कि भाई आप मुझे दे दो, मैं देख लूंगा, केंद्र सरकार। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए। केंद्र सरकार द्वारा, अब हमने तीन सूची पढ़ी थी, सूची एक, सूची दो और सूची तीन। सूची एक केंद्र बनाई कानून, सूची दो में जो भी थे उस पे राज्य बनाएगी। लेकिन ऐसी स्थितियां भी हैं जब इस पे भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्यसभा क्या होता है, आपने देखा केंद्र में दो तरह की, दो हाउस होते हैं। ठीक है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा में डायरेक्ट लोग डायरेक्ट वोट करके जाते हैं, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, मतलब दूसरे तरीके से आते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अगर सूची दो में जो भी, लिस्ट में जो भी चीजें थी उस पे कानून बनाना है तो कौन बना सकता था, राज्य। लेकिन ये राज्यसभा अगर बोल दे, केंद्र को अनुमति दे दे कि आप बनाओ, तो वो फिर केंद्र बनाएगा उस पे कानून। ठीक है, संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति
प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो इस कारण भी ये आपका पांचवा पॉइंट था। ठीक है, तो आपका 4 और 1 5 पॉइंट होगा, जिससे पता लगता है केंद्र सशक्ति। कैसे, कौन कौन से पॉइंट थे? पहला था आर्टिकल 3, दूसरा था आपातकाल, तीसरा था, अब इसको शॉर्ट में लिख लो कहीं पे, आपातकाल हो गया। तीसरा क्या था आपका? तीसरी कौन सी थी? वित्तीय शक्ति। चौथी कौन सी थी? प्रेसिडेंट रूल। पांचवी कौन सी थी? राज्यपाल। सॉरी, राज्यपाल तो हो गया इसमें, राज्यपाल भी पांचवी थी। और छठी कौन सी है ये आपकी? राज्यसभा द्वारा शक्तियां देना। तो छह या छह छह सात पॉइंट हो गए, जिससे पता लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो शक्तिशाली है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और भी है। संविधान में लिखा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। आर्टिकल 257 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, हम पढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 257 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रत्येक राज्य की, यानी राज्य की बात कर रहा है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार उपयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना आए। मतलब राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग ऐसे करे, मतलब उसमें लिमिटेशन डाल दी गई, ऐसे करे ताकि संघ की कार्यपालिका शक्ति में अड़चन ना आए। ठीक है ना, मतलब उसको देखभाल करके अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा राज्य को। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार के इस प्रयोजक के लिए आवश्यक प्रतीत हो। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्य को आदेश भी दे सकती है कि आप ये काम करो देश हित के लिए। अगर ये आवश्यक होगा तो संघ की कार्यपालिका, उसका उस शक्ति का विस्तार इतना है कि वो राज्य को निर्देश दे सके। और अगर ये निर्देश नहीं मानता है राज्य, तो क्या करेगा संघ? संघ के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ठीक है, वहां की राज्य सरकार को हटा सकता है। समझ रहे हो? जैसे कि आज की डेट में अगर मान लो जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, बिहार राज्य को केंद्र सरकार ये निर्देश देती है कि आप ये चीजें करें, महामारी को रोकने के लिए जरूरी है। बिहार कहता है नहीं, हम नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से काम कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। और अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्र को लगता है, तो केंद्र क्या कर सकती है? बिहार राज्य की सरकार को हटा सकती है। यहाँ खुद प्रेसिडेंट रूल के थ्रू या राष्ट्रपति शासन के थ्रू काम कर सकती है और ये चीजें करवा सकती है। समझ रहे हो? ये कहाँ दिया गया है? 257 में दिया गया है। समझ रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल तरीके से चलती है। ऐसा संविधान में लिखा नहीं है कि कौन सा निर्देश इंपॉर्टेंट है, कौन सा निर्देश इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कैसे पता लगेगा? तो केंद्र के ऊपर है। केंद्र कहेगा नहीं, कल से एक काम करो, कल से सब घर में बाहर निकल के, राज्य सरकार को अनुमति दे दी, राज्य सरकार को निर्देश दिए कि राज्य सरकार कल से सबको घरों से बाहर निकलवा के थाली बजवाए, और नहीं बजवाएगी तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। राज्य सरकार कहेगी ये तो बेहुदा है, हम नहीं करवाएंगे। तो केंद्र के पास अब यह है कि केंद्र इसको इम्पोर्टेंट मानती है कि नहीं मानती है। हो सकता है कि इम्पोर्टेंट मान के वो राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकती है। लेकिन उस केस में जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य सरकार तो असहाय हो गई। तो क्या करेगी राज्य सरकार? न्यायपालिका है ना, कोर्ट के पास भी तो पावर है ना, न्यायपालिका के पास भी पावर है। आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। कार्यपालिका से संबंधित अध्याय पहले देखा था, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही, पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है, जो हमारे यहाँ कार्यपालिका है, उसकी जो प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। कैसे? ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, मतलब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीन सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया में सर्विस करते हैं। लेकिन इनको चुनता कौन है? केंद्र। सर्विस देना कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कौन डिसाइड करता है? केंद्र। लेकिन ये काम कहाँ करती है? ये राज्यों में काम करती है। इसको छोड़ के ये दोनों काम कहाँ करती है? राज्यों में करती है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित अधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। समझ रहे हो? आईएएस आईपीएस सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट करता कौन है? केंद्र। इनको जॉब कौन देता है? केंद्र। इनकी ट्रांसफर कौन करता है? केंद्र। लेकिन ये काम कहाँ करते हैं? राज्यों में काम करते हैं। आप अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो डीएम कौन है? केंद्र की तरफ से। नीचे सब एसडीओ बीडीओ सीडीओ कौन है? राज्यों की तरफ से। लेकिन हेड कौन है? डीएम। ये है कहाँ से? केंद्र की तरफ से। ठीक है, अगर आप कोई जैसे मान ले बीडीओ बनता है, वो कुछ साल बाद एसडीओ बनता है, उसका डीएम बनता है। लेकिन जब डीएम बनेगा तो आईएएस बनना पड़ेगा उसको। ठीक है, जब तक यूपीएससी इसको प्रमोट करेगा डीएम बनने के लिए, तो आईएएस बन गया एक।
तो मतलब ये केंद्र के अंदर आ गया। अब राज्य का इस पे से कंट्रोल खत्म हो गया, अब उसका केंद्र के ऊपर कंट्रोल हो गया। मान लीजिए आप बिहार में एसडीओ थे, ठीक है, बिहार में एसडीओ थे, आप आईएएस बन गए, प्रमोट कर दिया गया आपको आईएएस। तो अब केंद्र बताएगा आपको बिहार में जॉब करेंगे मिलेगी कि एमपी में जॉब मिलेगी कि कर्नाटक में जॉब मिलेगी, केंद्र सरकार डिसाइड। अब आप बिहार के नहीं रहे। जिलाधीश होता है जो डीएम जिसको बोलते हैं, जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी आईएएस के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जो पुलिस कमिश्नर हो गया, डीएम हो गया, एसीपी डीसीपी जो भी हो गए, नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासिक कार्य, राज्य कोई कार्यवाही नहीं कर सकता डीएम के खिलाफ, सिर्फ केंद्र सरकार कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, राज्य सिर्फ केंद्र को बोल सकता है कि भाई ये डीएम ने ये गलतियां करी है, आप कार्यवाही करो। ठीक है, हटा कौन सकता है? केंद्र हटा सकती है, राज्य नहीं हटा सकता है आईएएस को। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये आपका 8वां पॉइंट हो गया कि भारत की जो केंद्र सरकार है वो सशक्त है, सशक्त केंद्र है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा जो है या कार्यपालिका जो है बहुत मजबूत है, राज्यों के ऊपर उसका नियंत्रण रहता है। ठीक है ना। उसके बाद और क्या पॉइंट है जिससे पता लगता है? तो राज्य के दो संविधान के दो अनुच्छेद और हैं, 33 और 34। इसमें क्या लिखा गया है कि संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू हो जाए। अगर मान लीजिए बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए आप समझिए गया में, ठीक है, स्थितियां बहुत खराब हो गई, दंगे फसाद बहुत ज्यादा हो रहे हैं बहुत, तो केंद्र ने अगर इस जगह पे क्या लगा दिया, सैनिक शासन लागू कर दिया, तो जैसे ही सैनिक शासन लागू होगा, यहाँ पे कंट्रोल किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का। ठीक है, पूरा कंट्रोल केंद्र सर इस पर्टिकुलर जगह सैनिक शासन या तो एक क्षेत्र में लगाया जा सकता है या पूरे राज्य में भी लगाया जा सकता है, ये किसी कहीं भी लगाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में ही लगाना पड़ेगा, जैसे गया में लगा तो गया में ही लगेगा वो, उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं माना जाएगा। तो देश के किसी क्षेत्र में, क्षेत्र की बात कर रहा है, सैनिक शासन लागू हो जाए, ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देता है कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानून जायज करार दे। मतलब गोली भी मार दिया जाए, अगर पुलिस किसी को गोली भी मार देती है और केंद्र सरकार को लगता है कि ये गोली चलाना सही था, तो ये सही था। इसी के अंतर्गत एक अधिनियम बना है, सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम। ठीक है, ये अधिनियम कहाँ कहाँ है? बहुत जगह पे, जैसे असम हो गया, पहले जम्मू कश्मीर में था, जेएंडके में था, नागालैंड हो गया, जहाँ पे अलगाववाद बहुत ज्यादा है, वहां पे ये अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में आर्मी को या सशस्त्र बल को ज्यादा पावर दे दी जाती है। ठीक है, ज्यादा पावर का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका घर है गया में या बिहार में किसी जगह पे, अगर यहाँ पुलिस को अंदर आना है आपके घर में खोजबीन करने के लिए, तो उसको वारंट लेके आना पड़ेगा, नॉक करना पड़ेगा, आप गेट खोलोगे, इजाजत लेना पड़ेगा, अंदर आएगा वो। जब ये लागू हो जाएगा तो कोई इजाजत, कोई कानून, कोई वारंट नहीं, सीधा अंदर आ सकता हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें सशस्त्र बल को बहुत ज्यादा पावर दे दी जाती है, और ये कई देश के कई इसको जब हम इस कानून को हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस कानून के अंदर इस कानून का निर्माण किया गया, इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में तनाव भी हो जाता है। मान लीजिए कोई आपके घर में लेडीज सो रही हैं बहुत, और कुछ हो रखा है, मान लीजिए कोई आर्मी का आदमी आता है, खोलता है और छानबीन करने लग जाता है, और लोगों को बाहर बोलता है चलो बाहर तलाशी लेनी है, तो उससे तनाव होगा ना, जो शरीफ आदमी होगा वो तो बिगड़ेगा ही। ठीक, लेकिन ये किसके अंदर आता है? ये इससे क्या पता लगता है कि जो केंद्र है बहुत शक्तिशाली है। दो अधिनियम, सॉरी, दो आर्टिकल, 33 और 34 प्लस प्लस ये अधिनियम, ठीक है, इससे केंद्र शक्तिशाली माना जाता है। तो अब भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। अब जी देखो, आपका जैसे मान लीजिए कोई घर होता है और घर में अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, तो क्या होता है? टकराव तो होता ही है, कभी ना कभी बर्तन तो खटकते ही हैं।
ठीक है ना, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग जगह से आए लोग। जैसे कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक घर में अगर तीन भाई हैं, तीन भाई की शादियां हो गई, चार भाई हैं, चारों की शादी हो गई, एक दो तीन चार। इसकी शादी हुई, लड़की आई झारखंड से, इसकी शादी हुई, लड़की आई बिहार से, इसकी पंजाब से आ गई, इसकी तमिलनाडु से आ गई, और लड़कियां अलग अलग संस्कृति से आई हैं। तो होगा क्या कि किसी न किसी चीज को लेके कभी ना कभी टकराव होता रहेगा, तनाव होता रहेगा। वैसे तो नॉर्मली सुधर जाता है, कई घरों में नहीं सुधरता है। ठीक है। तो ये तो घर का वो हो गया, एग्जाम्पल होगा। ऐसे ही देश में विविधता। अब मैंने क्यों बोला था विविधता वाला चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि हर जगह काम आएगा वो। विविधता कितनी है, बहुत ज्यादा है भारत में। भाषाएं, धर्म, जातियां, क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, ये सब चीजें मिला के बहुत ज्यादा विविध देश बनाती है। और इन सब चीजों की वजह से, अब मान लीजिए ये भारत हो गया, इसके चार इंपॉर्टेंट हिस्से हैं देखो। एक तो हो गया नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ठीक है। फिर आपका आ गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिमी यानी जम्मू कश्मीर वाला। फिर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व वाला। ये चार हिस्से जो हैं आपस में, इनकी संस्कृति बहुत अलग रही है। ठीक है, साउथ इंडिया की भाषा ही बहुत अलग रही है, नॉर्थ इंडिया का अलग रहा है, नॉर्थ वेस्ट में अलग इशू रहा है, मतलब वो अलग ही उसकी संस्कृति रही है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति और अलग रही है। इनकी संस्कृति वही तो मोटे मोटे तौर पे, इसके अंदर फिर अलग राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग भाषाएं, भोजपुर, सासाराम और मगध और ये सब चीजें हैं।